हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई हो रही है अच्छे से, आई होप, एंड यू हैव सोल्व पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 ऑल्सो ऑफ आवर मॉक टेस्ट सीरीज, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर नंबर 3. तो प्लीज 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 जिसने नहीं किया है कर लीजिए. दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. क्लियर? एंड दोज हैव नॉट liked the video, please like that and subscribe the channel and share with your friends also. Clear? और कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो मैं बोलती हूँ कमेंट करके बताइए पेपर किया कि नहीं किया, फिर भी नहीं बताते हैं. ठीक है, सो प्लीज डू दैट. वो करिए सबसे पहले तो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम करते हैं सबसे पहले अपनी क्लास एक मोटिवेटिव थॉट के हम थॉट से शुरू करते हैं. और टुडेज मोटिवेशनल थॉट इज टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ. ठीक है, नॉट ओनली द टीचर्स, एवरीबडी कैन ओपन द डोर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू गाइस, बट एंटर तो आपने करना पड़ेगा. ठीक है, खाना मम्मी बना के दे देगी बट खाना तो आपने पड़ता है ना बेटा. सो लाइकवाइज यू नीड टू स्टडी योरसेल्फ ओनली. इसी विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर. वी आर गिवन एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन. आपको पास कर्व दिया है, आपको कहाँ पे है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 1 to 6. फाइन. अब इसका मतलब है कि आपका ग्राफ सपोज ये हुआ. ठीक है, लाइक x इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ अगर आप देखा जाए वैसे तो ये होता है. इट इज समथिंग लाइक दिस. लाइन जाता है, उसने बोल रहा है कि 1 से लेके आपको 6 तक का ग्राफ देना है. ठीक है, तो क्या ग्राफ देंगे? दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन x एक्सिस, वो बोल रहा है. सो क्या होता है एरिया? एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल 1 to 6. आपका लिमिट लेते हैं x की एंड यू हैव y dx. फाइन. एंड नाउ पुट योर वैल्यूज. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. y का वैल्यू है 1/x dx और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा जी? इंटीग्रल इज log x and it is from where to 1 to 6. So answer will be log of 6 minus log of 1. और log 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा बता दीजिए? That will answer is 0. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? You are left with just log of 6. तो ऑप्शन कौन सा ट्रू दिख रहा है यहाँ पे? लॉग कौन सा दिख रहा है? 3, 6, 5 एंड 6. तो सिर्फ 6 तो नहीं होगा, तो what will be the answer? ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer. I hope it is clear. चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फटाफट से. रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज किसका? एरिया ऑफ सर्कल. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज एरिया किसका? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब dA/dr आपको निकालना है. ठीक है जी, समझ में आया? और कहां पे निकालना है? व्हेन r इक्वल्स टू 3. मींस आपको ये निकालना है व्हेन r इक्वल्स टू 3. चलिए ये बात तो समझ में आ गई. अब आपको निकालना कैसे है? नाउ यू हैव द फंक्शन दिस. सो a से आपने dA पे जब आए मीन्स यू हैव डिफरेंशिएटेड योर फंक्शन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पाई आर स्क्वायर? पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू और आर स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2r. क्लियर? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट r अगेन बिकॉज r का होगा dr/dr एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब और तो कुछ नहीं कर सकते. अब आपने क्या करना है इसमें? r इक्वल्स टू आपने क्या कर देना? 3 पुट कर देना है. इसको 3 पुट कर 3 into 2 आपको क्या देगा? 6 देगा और साथ में पाई आपके पास है और ये आपका आ जाएगा कितना? आंसर. देख लीजिए 6 पाई कहाँ पे है? ऑप्शन सी नंबर. Option C will be the correct answer for this question. I hope it is clear to everyone. चलिए move on to question number 3 फटाफट से. थोड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले थोड़े से questions कर लेते हैं. We are given let determinant of this is equals to determinant of this, then the number of all possible pair of values of x and y if x and y are natural numbers. पहले x और y का ना थोड़ा रिलेशन निकाल लेते हैं. What we are given? We are given from here that 3 minus how to find out determinant? Just do like this in 2 cross 2 matrix आपका. It will be 3 minus xy. This is equals to, we'll do the same thing here. 3 minus 8. What will be it? 3 of 3 cancel out. Minus minus will also cancel out. आपके पास बचेगा xy equals to 8. तो अब मेरे से बोलता है ये रिलेशन तो आ गया मेरा x और y के बीच में. अब वो बोल रहा है what are the possible values of x and y if x and y are natural numbers. आपके जो x और y हैं वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना चाहिए. तो क्या क्या पेयर्स बनेंगे? मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, सॉरी 8 आना चाहिए. So what pairs we can have? We can have 1,8. What else we can have? 8,1 also. We can have 4,2 and we can have 2,4. Anything else? और कोई नंबर बनेगा? बन तो जाएंगे बट बाकी वो सब फ्रैक्शंस में आएंगे and we are dealing with the natural numbers only. So how many pairs we have made here? We have made here 4 pairs. So answer, which option will be the correct? Option D will be the correct answer for this question. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. You need to find out integral of. अब आपको ना कहीं कहीं पे ना किसी क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वो क्या देखा, पिक्चर थोड़ा ब्लर दिखेगा, सो प्लीज डोंट माइंड दैट. आपको इसका इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है. हाउ विल यू सॉल्व? अगर आप इसको देखें इंटीग्रल में कैसे देखते हैं, सबसे पहला मेथड जो हमारा होता है तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है. सेकंड मेथड वी कम्स फॉर द सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें एक ऐसा फंक्शन देखना होता है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हो इन द गिवन क्वेश्चन.
ठीक है, अब जैसे इस फंक्शन का अगर हम देखें, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, जस्ट पुट योर एक्स क्यूब एज t, you will have 3, derivative will be 3x square dx equals to dt, this will be the derivative, but मुझे 3 नहीं चाहिए, I want only x square dx, तो इसको भेज दो, इसको अपने मायके भेज दो, ठीक है। ये ससुराल में है, ससुराल में इसकी जरूरत नहीं, मायके भेज देते हैं। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे dt डिवाइड बाई कितना 1/3 आगे ले लेते हैं, और ये तो हो गया dt, ये बचा है e to the power t। e to the power t का इंटीग्रल क्या होता है, e to the power t का इंटीग्रल सेम ही रहता है बेटा जी, कोई चेंजेस नहीं आता, प्लस c, और t का वैल्यू वापस पुट कर दी, बिकॉज अर्लियर द क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x नॉट इन t, सो दिस विल बी आवर आंसर 1/3 e to the power x क्यूब। देख लो कहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट x क्यूब किसके साथ है, a के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आ जाता है a। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। y इज इक्वल टू आपके पास ये दिया हुआ है, आपने पूछा है वैल्यू ऑफ y2। अब इस y2 का मतलब y स्क्वायर नहीं है बेटा, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, और y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड, तो आपने क्या करना है, डबल भी निकालना है, फर्स्ट भी निकालना है, y आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं ऐसे डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, 3 रहेगा। ऐसे ही e to the power 2x का इंटीग्रल क्या होता है, e to the power 2x का इंटीग्रल सेम होता है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, 2x का आ जाएगा 2, चेन रूल के हिसाब से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ट्वाइस ऑफ e to the power 3x रहेगा, लेकिन फिर से अकॉर्डिंग टू चेन रूल साथ में आ जाएगा 3। तो आपके पास कितना बना, आपके पास बना 6 e to the power 2x प्लस 6 e to the power 3x। क्लियर। अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव भी इसी का निकालना है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई फंक्शन आएगा। अब इसका क्या होगा, फिर से 6 एज इट इज रखेंगे, e to the power 2x का फिर से वही रहेगा, और 2 का x का बन जाएगा 2, प्लस फिर से इसकी बात करते हैं तो 6 into e to the power 3x एज इट इज रहने वाला है, और इस 3x का बन जाएगा 3 यहाँ पे। तो व्हाट आंसर विल बी, वी विल हैव 12 e to the power how much this will you will have here 2x plus this is 18 of e to the power 3x। इट इज क्लियर। अब दोनों वैल्यूज निकालनी है, अब जरा गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, उसने वैल्यू पूछा है उस चीज का। क्लियर। तो हाउ मच यू आर गेटिंग, 12 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 3x, और माइनस अब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना इस चीज को, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 5 into this 30 e to the power 2x माइनस फिर से 5 e to the power 3x एंड प्लस 6y, 6 के साथ y को जो गिवन क्वेश्चन है उसको, तो 6 इंटू दिस कितना हो जाएगा, 6 के साथ 18 लिख देती हूँ सीधा सीधा e to the power 2x, और वो वाला 6 प्लस 6 इंटू 2 इट इज 12 ऑफ e to the power 3x। ठीक है। अब कितना कितना बना, अब देख लीजिए जरा, यहाँ पे e to the power 3x है, 18 है और ये 12 है, कितना बना टोटल मिला के 30, और ये भी 30 है माइनस का, सो प्लस माइनस दे देगा पूरा माइनस। अब और क्या है हमारे पास, सॉरी दिस वाज 30, सॉरी दिस वाज आल्सो 30। ठीक है। एंड दिस इज 18 e to the power 3x के साथ, दिस इज 12 e to the power 3x के साथ, और ये माइनस का 30, तो अगेन प्लस प्लस माइनस क्या दे देगा आपको, पूरा का पूरा वैल्यू दे देगा 0। आप सिंप्लीफाई करिए, कैलकुलेशन करिए एंड गेट योर आंसर, आंसर विल बी 0 एंड अकॉर्डिंगली चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा लग रहा है, लाइक बटन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए आप, ठीक है, थोड़ा आपके नीचे है, ज्यादा दूर नहीं है, उसको थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है फंक्शन इज डिफाइंड इज दिस, इट इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आपको k का वैल्यू निकालना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आने वाला पेपर में, 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, इट कैन कम, कोई चाहो ही नहीं है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी आपको फंक्शन दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कितनी बार, कई बार मैंने समझा दिया, फंक्शन लास्ट 2 पेपर्स में भी आया था। कब होता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू c, फंक्शन उस पॉइंट पे सेम है एज f ऑफ c। c ले लो, a ले लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, किस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे। सो वी विल हैव x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, टेंड्स पे, इक्वल टू के पे नहीं, इक्वल टू पे अगर इसकी बात करें, ये इसका मतलब है f ऑफ 3। f ऑफ 3 पे फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ 3 पे फंक्शन दिया है मुझे k, लेकिन मैं बात कर रही हूँ x टेंड्स टू, मतलब उसके बराबर नहीं है, उसके आसपास है, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब ये तो हमारे पास k है, इसकी वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट, बट वी नीड टू सॉल्व दिस लिमिट। सो दिस विल बी व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर आप नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन आता है तो 0 0 पुट करके दिखाइए, वरना कोई जरूरत नहीं है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है। और नीचे दिस इज ऑलरेडी वी हैव x माइनस 3, दिस विल कैंसिल आउट, लिमिट को पुट कर दीजिए, 3 प्लस 3 विल गिव मी 6 और दिस वॉट इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द वेक्टर आर कोलिनियर। एक बात बताओ, दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? जब दोनों वेक्टर्स में समथिंग लैम्डा इज कॉमन एंड बोथ आर सेम विद आई, जे एंड के कैप। ठीक है, चलिए अब यहाँ की अगर बात करें, वी हैव 2 - 3 4, वी हैव 2 - 3 + 4। अब उसने क्या बोला, ये दोनों, अच्छा ये दोनों कोलिनियर है, तो हमें वैल्यू बताना है ए का। ओहो, सो वी कैन से कि लैम्डा दिस डिवाइड बाय दिस, ए बाय बी कर लो, बी बाय ए कर लो, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो वी कैन से 2/a मीन्स आई कॉम्पोनेंट दोनों का सेम रखे इज इक्वल टू, अब j वाला -b/6 और दिस विल बी नेक्स्ट वाला 4 डिवाइड बाय -8। अगर आप देखें इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, ये भी कितना आ रहा है, -1/2, एंड दिस विल बी सेम एज 2/a, दिस विल बी 2/a। अब इस 2/a को आप किसी के साथ इक्वेट कर लो, फर्स्ट के साथ, लास्ट के साथ, कितना आंसर आएगा, यू विल हैव a का वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a विल बी इक्वल टू -4। तो -4 कहां पे आंसर दे रहा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर एज वेल। सो अगेन ये देख रही है, ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा है, ये लाइक करिए और क्या करिए बेटा जी, सब्सक्राइब करिए और क्या करना है, और आपके जो वो है, क्या है ये आपका बेल है, बेल आइकन जो है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा आपके पास। हाँ जी, ए बाई बी का मतलब क्या होता है बेटा जी, ए बाई बी का मतलब होता है ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। एक बात बताओ, कोई भी फंक्शन है, कोई भी नोट फंक्शन, कोई भी नंबर है, कुछ भी एनीथिंग, डिवाइड बाय 0 अगर नीचे आ गया तो आंसर तो हमेशा नॉट डिफाइंड आने वाला है ना, ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं मुझे। ठीक है, कुछ ज्यादा डीप में जाना ही नहीं कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, नहीं करना है, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आपको दिया f'1 इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू f ऑफ दिस। आपको क्या निकालना है, आपको आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, किसने पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए f क्या, आपको y क्या दिया हुआ है, आपको दिया है दिस, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, f ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ log x। चलो ये तो हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ आपने f डैश का निकालना है, साथ में log x भी तो है ना, तो चेन रूल लगाएंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है वैल्यू किस पे, x इक्वल टू e पे। चलिए x इक्वल टू e की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा f डैश log ऑफ e इंटू 1/e। इज इट क्लियर? और log e क्या होता है, log e होता है बेटा जी 1। ठीक है, इंटू 1/e। और अगर आप देखो, आपको f डैश 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 डिवाइड बाई e। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, देख लो भाई, ढूंढ लो कहां पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 6 वी आर मूविंग टुवर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एट x इक्वल टू y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पे। चलिए dy बाई dx है और इक्वल टू क्या दिया है, y tan x। तो क्या कर सकते हैं, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, किसका है ये, दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि और तो ज्यादा कुछ बड़ा टफ नहीं आएगा आपके पास 1 मार्कर में, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। इंटीग्रल कर दीजिए दोनों तरफ, इट विल बी log ऑफ कितना, log ऑफ x, log ऑफ y। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए किस किस को आता है। tan x का इंटीग्रल होता है log ऑफ secant x। ये छोटी छोटी चीजें ना याद रखिए, क्योंकि करने बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बट करने बैठोगे तो टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, ये है log y और ये आपके पास आ गया, लेकिन उसने पर्टिकुलर पूछा है y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 1 अगर पुट किया तो ये देगा log 1 इक्वल टू, ये देगा log ऑफ secant 0 प्लस c। log secant 0 का मतलब क्या होता है, बता दीजिए फटाफट से फिर से। log 1 तो वैल्यू हो जाता है 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 और प्लस ये हो जाएगा कितना आपके पास 80। तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 0 आ गया। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ secant x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बता दीजिए फटाफट से।
देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन 6 पता नहीं कहां से आ गया, ये tan है, tan भी नहीं है, ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। चलिए आपके पास क्रॉस दिया हुआ है और आपके पास ए दिया है, बी दिया है, एंगल बिटवीन ए बी एन निकालना है आपने। कैसे करेंगे इसको? I think this question is of previous slide ना। ओहो, I forgot to change this question. This is of previous question paper. ओहो, मैंने गलती से शायद वही पेपर में लिख दिया। चलिए वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, इंटीग्रल 1 to 4। अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हाउ विल यू सोल्व दिस क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। अब मैंने रिडिफाइन करना सिखाया है ना, बड़ी अच्छी बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है। यहाँ का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा बेटा जी? यहाँ का ब्रेकिंग पॉइंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 पे होगा और लेस देन इक्वल्स टू 5 पे होगा। ठीक है, ग्रेटर देन की बात करें तो फंक्शन देगा पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव अगर लेस देन 5 है तो फंक्शन देगा नेगेटिव वैल्यू। लेकिन हम डील कर रहे हैं कहां से बीच में, 1 से लेके 4 के बीच में। 1 से 4 के बीच में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास फंक्शन हमेशा क्या आना चाहिए, फंक्शन हमेशा लेसर देन 5 आएगा और देगा हमें को नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो जस्ट वी नीड टू सॉल्व, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास, माइनस ऑफ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर बाई 2, और सिर्फ इंटीग्रल करना है, अब आपने कुछ नहीं करना। इट विल माइनस ऑफ कितना देगा, अगर 4 पुट किया तो देगा 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 एंड माइनस 1, जब 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 5 देगा, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट विल बी माइनस ऑफ हाउ मच, फुट दिस कर लीजिए, दिस 8, तो आपके पास आएगा माइनस का 12, और ये कितना देगा माइनस ऑफ दिस, ये आपका माइनस का 10 हुआ, 1 माइनस 10 इज माइनस 9 माइनस प्लस बाई 2। ठीक है, और ये आपको कितना देगा, दिस विल बी माइनस 24 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, एंड हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम हियर, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना भूल गई। ठीक है, बट दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर पैरेलल बोलो, कोलिनियर बोलो, एक ही बात होती है, मैंने आपको समझाया ये बात। तो अगर ये वैसे भी अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वैल्यू किसका निकालना है, वेक्टर पैरेलल है तो वी कैन से 3 डिवाइड बाई 1, फिर से वही कोएफिशिएंट आपके जो हैं आई जे और के दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई माइनस 2p वी कैन से, एंड दैट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यू विल सिंप्लीफाई दिस। तो अगर हम इन दोनों को ले लें, सो माइनस 3p का वैल्यू कितना आया, 1 आया, और p का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1/3 आ गया, एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, चलो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले ना एक जोक सुनो। एक बार ना वो था, क्या था, एक अंग्रेज था, वो ना एक शॉप पे जाता है, स्वीट शॉप पे, और वो बोलता है, वो जो हलवाई होता है ना वहां पे खाना बनाने वाला, उस मतलब मिठाई बनाने वाला, नोट खाना बनाने वाला शेफ, तो मिठाई बनाने वाले से बोलता है कि वो दही वहां पे रखा था कर्ड। तो वो जो अंग्रेज होता है वो हलवाई से पूछता है व्हाट इज दिस, तो हलवाई बोलता है दिस इज दही। मतलब वो जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिशर था, उसने उससे पूछा व्हाट इज दिस। ठीक है, तो जो हलवाई था उसने बोला दिस इज दही, दिस इज दही कर्ड जो होता है, उसने तो हिंदी में बोला दिस इज दही। तो अंग्रेज पूछता है व्हाट इज दही, तो पता है हलवाई ने क्या जवाब दिया होगा, बताइए हलवाई ने क्या जवाब दिया होगा, उसने क्या जवाब दिया होगा, व्हाट इज दही। कौन कौन बताएगा मुझे कमेंट में, फटाफट से बता दो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। चलो मैं आंसर बता देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई और आंसर आ रहा है ना, तो प्लीज मुझे बताना जरूर कमेंट में। जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो, आपको मेरा जोक सुनाई देना, तो मैं तो आंसर भी बता रही हूँ कि व्हाट इज दही का मतलब क्या जवाब दिया हलवाई ने। ठीक है, आपके मन में जो भी यहाँ जवाब आए ना, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आई वॉन्ट टू लिसन। ठीक है, तो अंग्रेज ने जब पूछा व्हाट इज दही, तो हलवाई कहता है मिल्क स्लीप एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग बिकम टाइट। मिल्क स्लीप इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग बिकम टाइट, दैट इज दही। ठीक है, चलिए ये हमारी दही थी। ज्यादा अच्छा जोक नहीं था, पर हाँ मुझे थोड़ा सा पता सुना मैंने, तो मैंने सुना दिया आप लोगों को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ देखें अगर आप, मॉडुलस फंक्शन है, कहां पे है, x-4 पे। चलो हंसी मजाक बाद में करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, x-4 मॉडुलस की अगर बात करें, मॉडुलस x का ग्राफ होता है कहां पे,
वो जाता है 0 से। लेकिन हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 की। x माइनस 4 का मतलब x इक्वल टू 4 की वैल्यू है, मतलब ये ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे 4 पे बनेगा और फिर से शेप क्या देगा, v देगा। अब इसकी वैल्यू एक बात बताओ, ये ग्राफ जो बन रहा है यहाँ से शुरुआत होकर नीचे आ रहा है यहाँ पे, इससे नीचे तो कभी नहीं जाएगा ना। तो वो बोल रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, x इक्वल टू 0 पे करेगी, 4 पे करेगी, 2 पे करेगी, -4 पे करेगी। आप खुद बताइए, क्या ये फंक्शन, क्या ये 0 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 पे है, 4 पे है, 2 पे भी नहीं है, -4 पे भी नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, यहीं पे आ रहा है ना मिनिमम। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। बात समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं फटाफट से। एक फंक्शन दिया है, फंक्शन n to n, उसने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और डिफाइंड किया है फंक्शन को 2x + 3 पे। ठीक है, देखो जब फंक्शन का डोमेन और रेंज दिया होता है ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखा करो, वो बहुत काम की चीज होती है। उसने बोला कि जो फंक्शन है f(x = 2x + 3) वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, नहीं है, कौन सा नहीं है, नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 1 की बात करें, 1 1 का इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, याद रखो, और सर्जेक्टिव का मतलब होता है on 2। ठीक है, तो इंजेक्टिव का मतलब I 1 1 की अगर हम बात करें तो कैसे करते हैं, हम करते हैं कि f(x) अगर f(x2) के बराबर है, x1 = f(x2) है, तो 2x1 + 3 = 2x2 + 3। सो कैंसिल आउट दिस और ये भी कट जाएगा, तो आपके पास बना x = x2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और आपके प्रूफ कर देते हैं x1 = x2 भी है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। चलिए, तो 1 1 तो हो गया। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या बी होगा, और वो डिपेंड करेगा हमारे ऑन टू पे कि वो ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ऑन टू की बात कर लेते हैं यहां से। तो ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। 2x + 3 कैसे चेक करते हैं, हम लेते हैं f(x = y) ले लेते हैं, इसको y लेते हैं, f(x3 = y), तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, y - 3 / 2। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे, हम प्रूफ करते हैं कि अगर हमने इसी चीज को x - y / 2 को किसमें रखा, अपने फंक्शन में रखा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर से यही सेम फंक्शन आना चाहिए। आर वी गेटिंग द सेम फंक्शन, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, हम डील करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, हम डील करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो हमारे पास जो ये फंक्शन आया, अगर मैंने यहाँ पे सपोज y को हमने कितना दे दिया, 1 दे दिया वैल्यू। ठीक है, 1 सपोज मैंने y को 1 दे दिया, तो x कितना आएगा, 1 - 3 / 2, और कितना आएगा, -2 / 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। पर क्या हमारा x = -1 का वैल्यू हमारे डोमेन में लाई करेगा, क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर्स पे है, तो क्या -1 बिलोंग्स टू डोमेन हमारा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आती है, क्लियर है ये, ध्यान से देखिए। अब दही के चक्कर में तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया। चलिए, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। ये तुम्हारे दही के चक्कर में छूट गया क्वेश्चन नंबर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर हम देखते हैं सबसे पहले। हाईएस्ट ऑर्डर कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा हो गया 2। और डिग्री कैसे होता है, उसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर हम देखते हैं, उसी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी दी हुई है हमको, 4 दी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 14 15 हमारा हो चुका है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं एक फिजिबल रीजन के, ये हमारी इनइक्वालिटीज होगी, इनको यूज करके हमने ये कुछ कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, 0 0 5 0 3 4 एंड 0 5। इस कंडीशन पे z = px + qy पे। बेटा इस तरह का क्वेश्चन मेरा पेपर में बहुत बार आता है कि p और q के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना। ये एक बार नहीं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है और हर बार आता रहता है। सो प्लीज इस तरह का क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस रखिए, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से आपके पास आंसर आएगा। वो बोल रहा है कि अगर आगे कंडीशन जो p और q पे है, सो दैट मैक्सिमम कहाँ मिलता है, 3 4 पे और 0 5 पे। चलिए चेक कर लेते हैं जरा। 3 4 पे अगर मैक्सिमम मिला, इसका मतलब हुआ कि z बराबर हो जाएगा किस चीज के, 3p के। ये x और y का वैल्यूज आपके पास, x है और ये y है, प्लस 4q के बराबर है। ठीक है, और 0 5 पे भी मैक्सिमम दे रहा है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों मैक्सिमम है और दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 0p एंड दिस विल बी 5 of q। और दोनों अगर मैक्सिमम है तो वी कैन इक्वेट देम ऑल्सो। 3p + 4q बराबर किसके इक्वल देगा, वी हैव टू, दिस विल बी इक्वल टू 5q। सो 3p बराबर किसके हो गया, 3p इक्वल हो गया किसके, q के। सो ऑप्शन देख लीजिए, डू वी हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन, यस वी हैव। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की फटाफट से। हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेक्शन ए। सपोज देयर इज द रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। xy हमारे पास क्या दे रहा है, x रिलेशन y हमको दे रहा है कि x इज लेसर देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या है,
चलिए रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, अगर वन मैंने सपोज मैंने 1 लिया, आर पे बात कर रहे रिलेशन पे, तो सॉरी ये 1 होगा। सपोज मैंने 1,1 लिया, तो 1,1 का मतलब होता है 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसका मतलब 1 लेसर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, ये रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, और ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। चलिए डी को भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है, सपोज मैंने 1,2 लिया, ठीक है। अब 1,2 का मतलब है 1 लेसर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये होना चाहिए, इसका मतलब हुआ 1 लेसर देन इक्वल टू 4। ये बात बिल्कुल ट्रू है। लेकिन सिमेट्री कहती है कि अगर 1,2 ट्रू है तो आपके पास 2,1 भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। लेकिन हम 2,1 की अगर बात करें तो 2 लेसर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 2 लेसर देन इक्वल टू 1 आएगा। इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। इसका मतलब जो सिमेट्री है वो होल्ड नहीं करती और एक फंक्शन सिमेट्रिक नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं फटाफट से। साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3π/4। चलिए अंदर और बाहर अगर साइन है तो अंदर वाले को भी साइन बना ले जरा। कैसे बनाते हैं अंदर वाले को साइन? अब 10th क्लास का टॉपिक है, अगर 10th क्लास का फॉर्मूला है याद नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस दिए है, वी कैन चेंज इट टू साइन। तो कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी साइन ऑफ π/2, क्योंकि उसमें है रेडी में चेंज कर लेते हैं। दिस विल गिव मी व्हाट? इट विल बी 3π/5। और ये तो क्या बन जाएगा? वैनिश हो जाएगा। कितना बचा? π/2 माइनस 3π/दिस, तो कितना बचेगा? दिस विल बी माइनस, कितना हो जाएगा? कर लीजिए कैलकुलेट। 5π माइनस 6π, दिस इज इक्वल टू माइनस π/10। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। वो बोल रहा है फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू a इफ दिस एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू f ऑफ a। ये तो हमारी डेफिनेशन होती है भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, तो बिल्कुल ट्रू चीज है। ये तो हमारी डेफिनेशन ही होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। कैसे चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू f ऑफ a, बिल्कुल ट्रू चीज है। अब बात करते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट, तो इसका 1/x क्या कॉन्टिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट। इज इट ट्रू? बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम ट्रू है। आपने बताया कि अगर फंक्शन जैसे आपने अलजेब्रा बताया था, एक फंक्शन f है और g है तो दोनों का प्लस होता है, कंटिन्यूअस बिल्कुल होता है, माइनस भी होता है, वो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो भी होता है। लेकिन बेटा जी आप एक चीज भूल गए, मैंने ये तो बताया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि मैंने वहां पे कहा था कि फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला कहा था कि नहीं कहा था? ये कंडीशन इसमें कहीं नहीं है। ये कंडीशन अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ये हमेशा फॉल्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन हो गया आपका ट्रू और रीजनिंग आपकी हो गई फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वो बोल रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इज इट रेक्टेंगुलर? बेटा जी रेक्टेंगल का मतलब ये होता है, ये चीज बड़ी एक चीज छोटी, एक बड़ी एक छोटी, कोई भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। बट ये देखो मतलब ऑर्डर शुड बी 2 3 3 2 1 3, मतलब जिसमें कॉलम और रो आपके अलग अलग हो उनको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। बट क्या ये रेक्टेंगल है? दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 3x3। भाई बेटा जी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। नीचे वाले को मैं चेक ही नहीं करूंगी। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई तो। अब बढ़ता फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ऑफ सेक्शन नंबर बी। थक गए? अरे बेटा कितना, मतलब अब थकना मना है, अब थकना मना है, थकना नहीं है, सोना नहीं है। पानी पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, फ्रूट्स खाओ, जो करना है करो, बस मोबाइल चला के मत देखना प्लीज। रील्स देखने मत बैठ जाना। रील्स देखने बैठ गए ना तो फिर तो काम हो गया। फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि मेरे को भी ठंड लग रही है, बहुत रात भी हो रही है, 12 बज रहे हैं, अभी बहुत सारा बाकी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में इवेल्युएट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से। अब अगर आप देखिए तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि नॉर्मल इंटीग्रेशन देख लेना, नॉर्मल से ना हो तो सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास कौन सा? सब्स्टिट्यूशन का। और सब्स्टिट्यूशन का देखना होता है कि अगर नीचे किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जिसको पुट करने पे दूसरा कोई फंक्शन उसी इंटीग्रल में बन जाए तो हमारा क्वेश्चन का काम हो जाता है। और इसमें अगर आप देखो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने एक्स स्क्वायर को क्या कर सकती हूँ? वी कैन पुट आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर सकते हैं बिल्कुल। और एक्स स्क्वायर को ही क्यों, हम पूरा 5x² + 1 को कर लेते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे क्या इसको करते हैं, जरूरत नहीं है,
पूरे को कर दो क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। 5x स्क्वायर को जब आप डेरिवेटिव लोगे तो कितना देगा ये डेरिवेटिव, ये देगा आपको 10x और इसका हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू ये देगा dt बाई dx। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम इसके ले लेते हैं सिर्फ x dx की वैल्यू ले लेते हैं, हमें चाहिए x dx की वैल्यू, तो दे देता है dt डिवाइड बाई 10 और dt डिवाइड बाई 10 को जरा इधर पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये आ जाएगा dx का वैल्यू आ जाएगा 2 ऐसे ही है वहां पे और देगा आपको dt डिवाइड बाई 10। ठीक है, और नीचे क्या था, नीचे t भी तो था, ठीक है, उसको मत भूल जाना, तो ये देगा 1/5। अब लिमिट को चेंज करना मत भूल जाना। यहाँ पे अगर हम देखें x हमारे पास x क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 था, x 0 था तो t क्या देगा, यहाँ पे x को 0 पुट करके देखिए तो t कितना आया, t आ गया 1। सारे डायरेक्ट साथ के साथ ना वैल्यूज को लिमिट भी चेंज कर लीजिए, उससे क्या आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, बार बार आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी लिमिट क्या थी, इट वॉज x इक्वल टू 1, तो फंक्शन में जहां पे ये आपको x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, कितना देगा 5 इंटू 1 प्लस 1, ये दे देगा t इक्वल टू 6। तो लिमिट हो गई साथ में साथ चेंज, ये लीजिए ये साथ के साथ चेंज कर लिया हमने, 1/5 कॉमन है, इंटीग्रल dt डिवाइड बाई t है और लिमिट है 1 से लेके 6 पे, तो ये देगा 1/5 log t का dt बाई t का log t होता है 1 to 6 होता है, इट विल बी व्हाट 1/5 ऑफ log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1, और log 1 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो आंसर विल बी 1/5 log ऑफ 6। ओनली दिस विल बी द आंसर, क्योंकि ये तो हो जाना हमारे पास 0। ठीक है, बात समझ में आती है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21। 22 की बात कर लेते हैं फटाफट से। आपके पास फिर से इंटीग्रल का क्वेश्चन है, x प्लस 1 है, e टू द पावर x है, log ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x है। ठीक है, x e टू द पावर x है। बहुत लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा लंबा भी नहीं है। चलिए अब क्या करें इसमें, क्या करें, ओपन करने से कुछ होगा नहीं, जो log के साथ फंक्शन है उसको टी पुट करके देखते हैं। पुट योर x e टू द पावर x इज इक्वल टू t, उससे क्या होगा, क्योंकि देखो अगर दो फंक्शन है, x है और e टू द पावर x है, अलजेब्रा है और क्या है, इन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो क्या देगा, फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव रहेगा सेम, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं याद रखना, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव e टू द पावर x, अब e टू द पावर x को सेम रखते हैं और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और t का आ जाएगा dt डिवाइड बाई x। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखें e टू द पावर x क्या है, कॉमन है, और यहाँ बनेगा x प्लस 1 और ये साथ में आ जाएगा dx और इक्वल टू हो जाएगा dt। तो अगर आप देखें तो इस चीज की वैल्यू मेरी पूरी क्या हो गई, इस चीज की वैल्यू किसके साथ, dx के साथ, ये मुझे पूरा दे रहा है, क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है dt। ठीक है, और ये क्या है मेरे साथ में, ये है log ऑफ t। देखो हो गया फंक्शन सिंपल, बट इसका इंटीग्रल आपको आता नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे, दिस यू विल यूज हियर, यू विल यूज योर आइलेट यूजिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, बाई पार्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तो साथ में नहीं है तो मल्टीप्लाई विद 2। अब फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना है, अकॉर्डिंग टू आइलेट कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, हमारा लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रल क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखते हैं, फिर हम इंटीग्रल लेते हैं किसका, सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और साथ में इंटीग्रल लेते हैं इसका, और साथ में फिर से पूरे का इंटीग्रल का dt हो जाएगा। तो दिस विल गिव मी log t इनटू, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, इसका t आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t होता है, यहाँ से इसका कितना आया था, t आया था और dt हो गया, दिस विल कैंसिल आउट। तो इसकी अगर हम बात करें, प्लस ही बाद में लिखेंगे लास्ट में इंटीग्रल का साइन हटा के, तो हमारा क्वेश्चन बना t log t माइनस फिर से dt का हो जाएगा t और साथ में आ जाएगा प्लस c। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसमें नहीं था, क्वेश्चन t का वैल्यू था e टू द पावर x इंटू log ऑफ x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। प्लीज आंसर को चेंज करना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं फटाफट से। यू आर गिवन, देखो सिंपल सा 2 मार्कर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी a का दिया हुआ है, b का दिया हुआ है, आपको a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है और आपको निकालना है a बार डिवाइड बाई b बार, a बार डिवाइड बाई b बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम नॉर्मल निकालें तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b बार। अब आप बोलोगे भाई हमें a और b का दिया है, हमें तो बार वाला नहीं दिया हुआ, तो बार वाला कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, इतने घबराने की वाली कोई बात नहीं है। हाँ
चलिए देखो, बार का तो यहां से निकल जाएगा, बी बार का मतलब कहां से निकलेगा, बी बार का मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये दे देगा हमको वैल्यू 1 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू 4/5। देखो नीचे वाला तो आ गया। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ सिखाए थे, ए इन बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी डैश। दिस इज बाय डिमॉर्गन्स लॉज। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का आपको थोड़ा सा भी याद है, डिमॉर्गन्स लॉज है, डिमॉर्गन्स लॉ यही कहता है। और यूनियन बी है डैश का, तो टोटल लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी लिख सकते हैं। और यूनियन बी का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखें पूरा 11th स्टैंडर्ड का यूज हो रहा है, कुछ भी 12th स्टैंडर्ड का ज्यादा, 12th स्टैंडर्ड का सिर्फ फॉर्मूला यूज हुआ है कंडीशनल का, बाकी बार निकालना और डिमॉर्गन्स लॉज यूज करना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करना, एवरीथिंग इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। If you simplify it, it will be what? 1 minus of 1/4, whatever we are given, 1/5 minus 1/7. And if you simplify this, this will be 1 minus, कितना देगा ये? LCM will be how much? It will be 140. ये दे देगा आपको कितना? 35 plus 28 minus how much? It will give you 20. और आप इसको अगर simplify करेंगे, you will have 1 minus 43 divided by 140. And you will have this, कितना आएगा? दिस इज 140 माइनस 43 डिवाइड बाई 140, और आपके पास आंसर कितना आ जाना है इसका आ जाना है आपके पास 7 और ये 9 डिवाइड बाई 140। ठीक है, चलिए ये तो हमने सिर्फ वैल्यू निकालने हैं, बट हमें वैल्यू निकालने किसके, इसकी निकालनी है। तो कितना आंसर दे देगा ये हमको आंसर दे देगा कितना, 97 डिवाइड बाई 140। और नीचे क्या आया था, नीचे आया था 4 डिवाइड बाई 5। आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाउ मच यू विल गेट हियर 97 डिवाइड बाई, इसको जरा काट लीजिए, कितना आएगा, you will have here how much, 112. This will be your final answer for this question. ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है आपके पास, और जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो भी आपके पास 11th स्टैंडर्ड की यूज हुए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेक्शन बी। अगेन, ए बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर बेटा जी आपको दे रखा है कितना, 3/2 2x + 1। आपको बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, अब कैसा बैलून है, बैलून है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब वी आर यूजिंग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, फॉर्मूला बोल दीजिए फटाफट से, 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यूज करनी है क्योंकि 3/4 ऑफ 2x + 1। बात समझ में आ रही है। और हमसे उसने पूछा क्या है, हमें इसका निकालना है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको डेरिवेटिव लेना है, बोलिए। तो वो कितना आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए पहले तो जरा। इट विल बी वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 ऑफ पाई ऑफ, दिस विल बी हाउ मच, 3/4 ऑफ 2x + 1 होल क्यूब। अब आप बोलोगे आपने यहीं से क्यों नहीं डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और आप बोलो कि मैडम आपने यहीं से क्यों नहीं डेरिवेटिव ले लिया और फिर हम वैल्यू निकाल लेते। नहीं निकाल सकते, पता है क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर आप देखो यहाँ पे आर है, अगर आपने सपोज यहाँ पे वैल्यू ले लिया तो आपका पास आएगा 4/3 पाई ऑफ 3r², और आर का डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा dr/dx। बट डू वी, हम आर तो ठीक है रेडियस हमें उसने दे रखा है, बट डू वी हैव वैल्यू ऑफ dr/dx, नहीं ना। तो इसलिए हम यहां नहीं कर सकते, हमको पहले चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन कांस्टेंट है और फंक्शन पूरा x में हो गया है। नाउ वी कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो डेरिवेटिव विल बी हाउ मच, इट विल बी 4, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल, सॉरी कटेगा नहीं, यहां से नहीं कटेगा बिकॉज वी हैव क्यूब हियर। सो 4/3 ऑफ पाई ऑफ, इट विल बी 3 क्यूब डिवाइड बाई 4 क्यूब। और अगर इसका वैल्यू देखें तो हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका निकालना हमें क्या, पावर रूल लगेगा पहले, 3 ऑफ 2x + 1 और इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी तो आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा, और फिर साथ में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कट जाएगा एक इससे, तो नीचे बचेगा 16, ये वाला इससे कटा तो, और ये वाला भी कट जाएगा इससे 8। तो अगर आप देखें ये आपके पास आएगा 27, साथ में आएगा पाई, नीचे आएगा 8, और इधर बचेगा आपके पास 2x + 1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है।
जस्ट रिमेंबर कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं ले सकते, जस्ट रिमेंबर बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर द फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर कहीं dr by dx दिया होता देन वी कुड हैव डन dr by dx, बट हमें नहीं दिया हुआ। डन। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25 अगेन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर बी। आपके पास दिया है a प्लस बी प्लस सी, 0 दिया है। मॉडल आपके पास मॉडल डिटर्मिनेंट याद आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है 6 और c का दिया है 9। आपको बताना है एंगल a और b के बीच में। कैसे निकालते हैं एंगल a और b के बीच में? एंगल अगर नॉर्मल होता है तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे निकलता है? cos थीटा इज देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो है बेटा जी, बट डू वी हैव द डॉट प्रोडक्ट? नो, वी डोंट हैव। सो इधर यू फाइंड इट और यू डू समथिंग एल्स। चलिए, जो गिवन कंडीशन है जरा उससे शुरुआत कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी है, तो अगर हम इसको सॉल्व करूं वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इधर ले जाते हैं जरा। अब दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जरा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैंने किया, यू विल हैव मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास। सीधा सीधा लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि मतलब तो उसका वही होता है। नाउ इफ यू ओपन इट, इट विल गिव मी, फॉर्मूला आता है सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि क्यों आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो मल्टीप्लिकेशन करने में? फॉर्मूला याद रखिए ना। चलिए आ गया। अब वैल्यू दे रखी है इनकी, कितना वैल्यू दिया है? 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36 प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b और इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है आपको 9, दैट विल बी 81। सो a डॉट b का वैल्यू कितना आया आपके पास? आपके पास ट्वाइस ऑफ a डॉट b का वैल्यू कितना आ जाता है? दैट इज इक्वल टू 81 माइनस हाउ मच इट इज? दिस इज 1 and this will give me 5 and 6 divided by 61 हुआ ना? yes. so कितना है आपके पास? this you will have 20 और a dot b का अगर आप वैल्यू चेक करें आपके पास आएगा this divided by 2। so a dot b का वैल्यू कितना आ गया? a dot b का वैल्यू आपके पास आ गया 10। ठीक है, चलिए a dot b मिल गया हमको। मैंने बोला था ना ये होता है हमारे पास। so formula was cos theta is equals to a dot b divided by its magnitude of both separately। so हमारे पास मैग्नीट्यूड तो था बेटा जी, बट वी डोंट हैव, वी वर नॉट हैविंग दिस a डॉट b। तो a डॉट b हमने निकाल लिया एंड हाउ मच इट इज? दिस इज 20 एंड डिवाइड बाय हाउ मच वी हैव a एंड b? दिस इज 5 एंड दिस 6 वी हैव। तो जस्ट सिंप्लीफाई, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाउ मच? कितना आ रहा है? 5 इंटू दिस, हाँ दिस इज 2/3। सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ 2/3। दिस विल बी योर आंसर फॉर a डॉट b। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई डाउट इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर से थोड़ा सा मोटिवेशन, जिंदगी बदल देने वाला आपका प्रेरणादायक थॉट। क्या है ये? सबसे बड़ी एक कमजोरी यह होती है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेस पाने का एक रास्ता ये भी है कि एक बार और प्रयास किया जाए। अब ये बोलते हो ना, जैसे कि आपका पीटीएम होता है, आप क्या बोलते हो? मैम हम अगली बार अच्छा करेंगे, यही बोलते हो ना? तो इसका मतलब वही है, अगली बार अच्छा करने का मतलब एक ट्राई और आपको करना है। ठीक है, तो करते जाइए। देखिए जो हुआ सो हुआ, आपका अच्छा नहीं आया टर्म 1 में, टर्म 2 में, प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में, कोई बात नहीं, बट लेट्स ट्राई वन मोर टाइम एंड द लास्ट फाइनल टाइम। और उसके लिए आपको पेपर्स करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और सेक्शन सी। अब देख लीजिए फटाफट, ये 3 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो गया। थोड़े जैसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन थोड़े। अब देखिए क्वेश्चन का जो पेपर जिन नंबर 1 और 2 किया उनमें पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा कम मैंने दिया था। अब जैसे आपके पास 3, 4, 5, 6, 7 जैसे जैसे मैं मूव करूंगी ना आगे, वैसे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो सब दैट विल बी केक वॉक, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 पर्सन A एंड B अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ए मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी। चांसेस ऑफ सिलेक्शन दिया है कि उनका ना रेशो दिया है चांसेस ऑफ सिलेक्शन का, कि A, B और C 3 बंदे हैं, उनका जो रेशो है सिलेक्शन का वो है ये। जैसे कि अपने याद हो, आपने कभी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किए हो, तो अगर ये इनका रेशो है तो A के जो A है उसके सिलेक्शन का रेशो कितना हो जाएगा? वी कैन से 1 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना
6 and 7, 1 + 2 + 4, ये सॉरी इस तरह से निकालते हैं रेशो। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का चांस ये होता है ना, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। देखिए इसका फेवरेबल तो ये है और टोटल कितना हो जाएगा इन सबका प्लस, सो 1 / 7 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात समझ में आती है? चलिए इसी तरीके से बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 / 7, और सी की कितनी हो जाएगी बेटा जी, सी की हो जाएगी आपके पास हाउ मच, इट विल बी 4 / 7। इट इज क्लियर? चलिए इतना मैंने कर लिया आर इन द रेशियो ऑफ दिस। अब बात करते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी एंड सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द इम्प्रूव प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर 0.8। तो ए और बी का क्या चेंजेस में आया 0.8, इसका इंप्रूवमेंट का क्या चेंजेस है 0.5, और इसका क्या है 0.3। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है इफ द चेंजेस डज नॉट प्लेस, ये तो हुआ कि जब उनका प्रॉफिट हो रहा था तो ये इनका वो था प्रॉफिट में ये, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा हो जाएगा 1 - 0.8। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट तो ये था लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने बोला कि प्रॉफिट डज नॉट प्लेस, तो नॉट प्रॉफिट का मतलब ये हो जाएगा 0.2, ये कितना देगा नॉट प्रॉफिट में 0.5 ही देगा, और ये कितना देगा 0.7 दे देगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। मतलब हमारा जो फेवरेबल केस है वो कौन सा हो गया, हमारे पास फेवरेबल से हो गया सी, और नीचे आ जाएगा फेवरेबल किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो दो चीजें हमारे पास, तो सी का कितना होगा 4/7 है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट है, लेकिन उसके पास चांसेस कितना है कि प्रॉफिट नहीं होगा 0.7। तो इसी तरीके से नीचे कितना आ जाएगा फिर से ए का साथ 1/7 इंटू 0.2 प्लस 2/7 इंटू 0.5 and plus 4/7 into 0.7. Is it clear? This will be the answer for this question. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे you will have how much? It will be 2.8 divide by, कर लेना इसको, देखो जरा, it will be 0.2 plus 1 and plus it will be 2.8 again। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा 0.7। जरा चेक कर लेना, इट विल बी 0.7 फॉर मी। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला पोर्शन, यू जस्ट चेक ऑन योर कैलकुलेशंस। ठीक है, दिस विल बी, हमें ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इफ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, उसने बोला कि चेंज डज नॉट टेक प्लेस, सो प्रोबेबिलिटी हमारी उस तरह से सी का निकालना है। इसी तरीके से ए बी होता तो हम ए बी ऊपर कर रख देते। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। Although this type of question you don't have in your NCERT, बट ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और ये मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इंटीग्रल आपके पास अगर इस तरीके का हो ना, यू हैव a प्लस माइनस b, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इट कैन बी cos थीटा, और अलोन इट कैन बी dx अपॉन a प्लस माइनस b ऑफ साइन थीटा, या फिर a के साथ cos थीटा, b के साथ साइन थीटा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का कभी क्वेश्चन है ना बेटा, तो सीधा सीधा आपने कुछ नहीं करना, आपने cos थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला, 1 - tan square थीटा डिवाइड बाई थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस tan square थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमारे पास साइन का क्वेश्चन है तो साइन में हम क्या पुट करेंगे, साइन को हम पुट करेंगे ऑलवेज, दिस इज, यही तरीका होता है 2 tan थीटा बाई 2, और नीचे पुट करेंगे, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan square थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पुट करना है, तो यही आपने करना है इस क्वेश्चन में भी। बट यहाँ पे थीटा नहीं है, एक्स है, तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा हमारा dx अपॉन 1 माइनस थ्राइस ऑफ 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? पहले तो आपने ये कर देना tan x बाई 2। अब इसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर जाएगा ऊपर बिकॉज डिनोमिनेटर में, और इधर से आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 6 ऑफ tan ऑफ x बाई 2, और यहाँ पे आएगा आपके साथ dx। ठीक है, अब अगर आप देखें इसका वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है secant स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हमारे पास है वी हैव ए क्वाड्रेटिक इन tan माइनस 6 tan x बाई 2 प्लस 1। ठीक है, दिस इज dx। अब क्या करना है आपने, अब ना आप यहाँ पे पुट योर tan x बाई 2 एज t, तो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज यू आर गिवन secant स्क्वायर x बाई 2, लेकिन x बाई 2 का होता है साथ में 1/2 इज इक्वल टू dx आएगा साथ में, और इधर हो जाएगा dt। तो अगर आप इसको देखें, हमें इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इसका जो हमारा इंटीग्रल बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस dt
डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? क्या किया हमने? सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू कुछ फॉर्मूला पुट किया, फिर व्हाट वी डिड, वी जस्ट सिंप्लीफाइड दिस एंड गॉट अ क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर in tan. And as we can see, we have tan x by 2 in the denominator and secant square x by 2 in the numerator. So we can apply the substitution method. And after substitution applying method, we are having the integral as twice of dt divided by, in the denominator again we are having what? Quadratic in terms of t. And you know how to solve a quadratic? आता है सबको solve करना? क्या करते हैं? Just make whole square. कैसे कराते हैं? प्लस जो भी डेरिवेटिव, जो भी हमारा टी का वेरिएबल होता है उसका हाफ किया, हाफ 6 का हाफ विल बी 3, उसी का स्क्वायर और आपने प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू व्हाट? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइड बाई दिस विल बी हाउ मच? t प्लस 3, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस 60, t माइनस 3 होल स्क्वायर एंड हाउ मच यू विल हैव 1 एंड माइनस 4, दिस इज 9, सॉरी, एंड 1 माइनस 9 इज माइनस ऑफ 2 रूट 2 वी कैन से स्क्वायर बिकॉज 8 होता है, 8 is nothing but 2 root 2, ठीक है। एंड कितना आ जाएगा हमारे पास? इधर लिख लेते हैं, I will be equals to twice of कितना आया था? dt डिवाइड बाई हाउ मच इट वाज? t माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर। इज इट ओके विद एवरीवन? चलिए अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ट्वाइस ऑफ, व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होता है? बोलो फटाफट से। 1/2, यस 1/2 a, 1/2 a के बाद आगे बस खत्म। लॉग ऑफ x माइनस a, नीचे x प्लस a, वेरी गुड, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन किस में था बेटा जी? क्वेश्चन टी में नहीं था, क्वेश्चन किस में था? tan में था। और 10 को हमने क्या पुट किया था? देख लो यहाँ पे, tan को हमने क्या पुट किया था? tan x/2 को हमने t पुट किया था, तो यहाँ पे रख दीजिए। इट विल बी लॉग ऑफ tan x/2 minus 3 minus 2 root 2 divided by tan of x/2 minus 3 plus 2 root 2 plus c. This will be our final answer. Clear? You go step by step. आपका आंसर ना अपने आप ही आ जाना है, आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होके आने हैं, अभी थोड़ा आइडिया भी आपको लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। बार बार ना वही क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होके आते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 तरह के मेथड होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल होता है, होमोजीनियस होता है और लीनियर इक्वेशन होता है। अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर तो कई एंगल से दिख नहीं रहा और वेरिएबल हम इसमें सेपरेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देखिए कैन यू सेपरेट एंगल y और x जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ आ जाए, तो ना तो वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है और ना लग सकता है बचा होमोजीनियस। होमोजीनियस चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें x का डिग्री 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, सबका 1 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस तो है, ठीक है जी। चलिए होमोजीनियस का जो पहला स्टेप होता है f ऑफ लैम्डा एक्स को लैम्डा वाई पुट करके देखने का, विच इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ, आपने चेक करना होता है f ऑफ एक्स वाई आना चाहिए। ये आप करेंगे खुद से, ये मैं नहीं कर रही। हम बात बढ़ते हैं लेकिन दूसरे इसके पोर्शन की तरफ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं। इट विल बी y माइनस एक्स ऑफ टैन ऑफ y बाई एक्स डिवाइड बाई हाउ मच? इट विल बी x, ठीक है। अब दूसरा होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, v पुट करते हैं, y इज इक्वल टू vx पुट कर लेते हैं। एंड y अगर vx किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगा x v, ये हो जाएगा 1 प्लस x ऐसे ही और फिर डी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि मैंने इसे क्यों लिखा है। अब इसको पुट कर दीजिए इधर पे, डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया? v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू y का वैल्यू है vx माइनस x tan ऑफ y है vx डिवाइड बाई x और नीचे है x हमारे पास। अगर आप देखें x कॉमन है, दिस विल कैंसिल आउट, इस x से ये वाला x कट जाएगा और आपके पास बचेगा v प्लस x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v माइनस tan v। बात समझ में आ रही है? यही बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा। इस v से ये वाला कैंसिल कर लेते हैं। अब देखिए, अब we can separate, now we can apply the separable variable separable method, and this will give me dv by what? dv by tan v, and this is equals to minus of integral of this। इंटीग्रल इधर भी लगा लो जरा भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हाउ मच इट विल बी tan v डिवाइड बाय दिस। और अगर आप इसको देखो, इसको वी कैन राइट विथ व्हाट वी कैन राइट cot v
डीवी ऊपर ले जाओ, नीचे से करना है नीचे से कर लो, ऊपर ले जाना ऊपर से कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। dx डिवाइड बाई x, और अगर आप देखें dx डिवाइड बाई x का इंटीग्रल क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x, और cot v का क्या हो जाएगा, cot v का होता है log ऑफ sin v। मैंने पहले बोला था ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप थोड़े उसमें रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, वरना आपको बार बार निकाल के देखने की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो आपके पास अगर आंसर देखें, अब इसका आंसर आपके पास log ऑफ साइन v, साइन, अब v का वैल्यू इस मत छोड़ना क्योंकि v में क्वेश्चन नहीं था, तो v का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, v इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो इसको जरा पुट कर दीजिए, साइन v का वैल्यू इट विल बी y बाई एक्स प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे पर्टिकुलर वगैरह कुछ पूछा नहीं है, सो दिस विल बी आवर जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पर्टिकुलर वगैरह की कोई वैल्यू दे नहीं रखी, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमें एक वैल्यू लॉग में चेंज करना है, कुछ करना है, नो नीड टू डू दैट, यू कैन स्किप, यू कैन लीव क्वेश्चन हियर ऑल्सो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स इफ यू आर सॉल्विंग टिल दिस पोर्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो पेशेंस रखना थोड़े से। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी है। फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी आपको प्रूफ करना है दिस कंडीशन इनटू दिस कंडीशन इज इक्वल टू दिस मच। हाउ विल यू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आता है सॉल्व करना? नहीं ना? हाँ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं आता तो चलिए अब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा पता नहीं कैसा पड़ेगा। मैं राइट टू लेफ्ट करती हूँ, राइट टू लेफ्ट मुझे थोड़ा सा इजी दिख रहा है। ये कैसे? राइट में शुरू करती हूँ, 1 माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, चलिए 1 माइनस ए का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए जरा, कितना आएगा? 1 प्लस a डॉट बी होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, ये आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट यहां तक का? कोई डाउट नहीं। चलिए अब प्लस, अब कर लेते हैं इसको हाउ कैन यू राइट इसको? अब देखो ये पूरा पोर्शन ना 2 बार है, मतलब ऐसे है ये क्वेश्चन, ऐसे है, तो इसका हमें होल स्क्वायर दिया है, तो आई कैन राइट दिस a प्लस बी प्लस a क्रॉस बी। ठीक है, ये पूरा, और फिर से इसको एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि डॉट जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो हम वेक्टर को थोड़ा हल्के में मत लेना कि वेक्टर्स को कैसे भी किसी तरीके से, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे लिख लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब ये चीज को फिर से हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, अभी बाद में देखेंगे। पहले जरा इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले ब्रैकेट को अगर आपने सॉल्व किया तो व्हाट यू विल हैव फ्रॉम हियर, यहां से आपके पास आएगा ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करना इसको इसके साथ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर प्लस ऑफ a प्लस बी किसके साथ? अब फिर आएगा क्रॉस के साथ, a क्रॉस b। ठीक है, नाउ प्लस, अब फिर से कर लेते हैं सेम चीज इसके साथ, a क्रॉस b इंटू a प्लस बी और प्लस a क्रॉस b इंटू a क्रॉस b। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ पहले दोनों के साथ, फिर इस वाले को इन दोनों के साथ। अब आगे गाते हैं, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेगा। अगर पेपर कभी हार्ड बनता है ना तो तब इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, वरना नहीं देते हैं। तो अगर आप इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अगर आपके पास a डॉट a होता है तो a डॉट a यू कैन राइट एज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको सॉरी, सो वी कैन राइट दिस, यहाँ पे भी वही है, 2 वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वेक्टर, सो वी कैन राइट दिस a प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वी कैन राइट दिस। अब आते हैं नीचे वाले पे प्लस, अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, और इसी तरीके से हम लास्ट वाले को भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले को भी यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं a क्रॉस b का स्क्वायर। अब रह गई बात सॉल्व करने की इसको और इसको,
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे प्लस, फिर से उसको सिंप्लीफाई कर लो, जरा ब्रैकेट डाल लो, यहां से कितना आएगा, ए डॉट ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सिमिलरली प्लस ए क्रॉस बी डॉट, ठीक है, इसके साथ, और फिर प्लस ए क्रॉस ऑफ बी इसके साथ डॉट, ठीक है। ये बात समझ में आती है, यहां से यहां, सॉरी ये प्लस था बीच में, बात समझ में आई है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। अब फिर से वही रखना है, 1 प्लस ए डॉट बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। नाउ प्लस दिस विल गिव मी व्हाट, ये ऐसे रखते हैं फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को। अब मुझे बताइए कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, क्या बचेगा आपके पास, बताइए फटाफट से। यहाँ पे है ए डॉट बी, दिस एंड दिस एंड दिस, बताइए क्या बचाएगा, फटाफट से बोलो, फटाफट से, कोई बता सकता है। मैं अगर आपको बताऊं, इन दोनों का वैल्यू होगा 0, इन चारों का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। और आप कैन यू टेल मी वाई, वाई द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0, कोई बता सकता है, कि 0 क्यों होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 0 क्यों होगा। और अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि 0 क्यों होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा आपका टास्क है कि अगर मैंने इन चारों को 0 लिख दिया है तो क्यों लिख दिया है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। क्रॉस का साइन जरा देखिए, बस ये मुझे बताइए, क्रॉस का साइन मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, क्रॉस का साइन दिया हुआ है, तो बताइए 0 क्यों होगा, ठीक है। मतलब जो मेरे पास अभी टर्म बचा है, ये वाला बचा है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा आगे लिख ले, चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 प्लस, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया देन व्हाट विल यू डू। प्लस कितना आया था, पहले प्लस का स्क्वायर था और फिर इसमें क्रॉस था, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। 1 प्लस, नाउ व्हाट विल यू हैव फ्रॉम हियर, अगर आप इसको देखो यहां से a डॉट बी होल स्क्वायर है माइनस दिस है। नाउ कैन वी ओपन द होल स्क्वायर, दिस विल गिव मी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दिस, ठीक है। एंड इफ यू सी दिस, सॉरी इफ यू सी, नहीं कटेगा नहीं, सॉरी दिस इज प्लस, ये कट जाएगा, दिस वन एंड दिस वन दे विल कैंसिल आउट, और आपके पास बचेगा यहाँ से 1 प्लस। एंड 1 प्लस का मतलब हाउ मच यू विल हैव फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे देखो a डॉट बी का मतलब क्या होता है, कितना आएगा यहाँ पे, बता सकता है, नहीं बता सकता, छोड़, तुम लोग कुछ नहीं बता सकते, तुम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते टर्म को। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दिस इज a डॉट बी। अब एक और चीज अच्छी से बताती हूँ, प्लस a क्रॉस b, ये क्या है, व्हाट इज दिस। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं लेग्रांज आइडेंटिटी। मैं बोल रही हूँ ना इसीलिए कि पेपर अभी कभी टफ बनाना हो, ये क्वेश्चन तब आएगा, वरना लेग्रांज आइडेंटिटी देखना एनसीईआरटी में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये ज्यादा कोई जरूरत पड़ता नहीं। लेग्रांज आइडेंटिटी कहती है कि अगर आपने 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है और उसका स्क्वायर लिया है, प्लस सेम आपने क्या लिया है, उसका क्रॉस भी लिया है, डॉट भी लिया है, स्क्वायर क्रॉस भी लिया है, उन दोनों का स्क्वायर लिया है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड टू b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखो ये वही चीज है, और यहां से बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद जस्ट b स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस। बात समझ में आती है। अब इन दोनों में से अगर इन दोनों और इन दोनों का पेयर बना लो, यहां से ले लो स्क्वायर से 1, ठीक है। और यहां से अगर आप देखो कॉमन कितना आएगा, ये आएगा, और यहां से बना आपके पास ये, ठीक है, ये बना। अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में ये वाला कॉमन आपके पास आता है, तो यहां से क्या बन जाएगा 1 प्लस दिस। और आप अगर आप देखो, आपको शायद यही सॉल्व करना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर,
ठीक है, तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा अलग पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर नहीं होना है कि आप बोर हो गए हम छोड़ के बैठ गए, बस हमको नहीं करना, बात खत्म। ऐसे नहीं होता बेटा। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इनकेस कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया और अगर आप देखो तो ज्यादा टफ नहीं है, मैं ये नहीं ऐसी टफ नहीं है, बट ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जब मैं ये बोलूंगी ज्यादा टफ नहीं है तो अलीविया को हंसी आ जाएगी। चलिए कि मैम आप तो ऐसे बोलते हैं। चलिए बैग ए कंटेन्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, फटाफट से, बहुत देर हो गई है, बोर मत होइए प्लीज। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, फटाफट से 30 पे पहुंच गए हैं, 38 क्वेश्चन होते हैं, 8 ही बाकी हैं। चलिए बैग ए कंटेन्स 4 ब्लैक, आपके पास एक बैग है, बैग की बात कर लेते हैं, आप फटाफट से करेंगे। बैग 4, सॉरी बैग ए, बैग 4 याद आ रहा है। बैग ए में कितना बॉल दिया आपको? बैग ए में दिया आपको 4 ब्लैक बॉल्स और आपको दिया है 6 रेड बॉल्स। ठीक है, और फिर आपको दिया है बैग बी भी दिया है आपको। बैग बी में क्या है? बैग बी में आपके पास 7 ब्लैक है और 3 रेड है। ठीक है, वो बोल रहा है ए डाई इज थ्रोन इफ 1 और 2 अपीयर्स, मतलब क्या है? बैग ए इज चूजन, मतलब यहाँ पे जो डाई फेंका है, डाई में अगर 1 और 2 नंबर आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कहां, आपने बैग एक से को सिलेक्ट किया है, और अगर अदरवाइज है तो आपके पास 3, 4, 5 और 6 ऑप्शन आना चाहिए, तो इट इज अदरवाइज बी। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अब 2 बॉल हमने ड्रॉ की है, कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड ब्लैक। चलिए इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन टोटल का है। पहली बात तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसने कुछ बाहर कहा नहीं है कि आपको ए से निकालना है, बी से निकालना है। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपने नॉर्मल जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो निकालना है। चलिए एक बात बताइए, आपके पास 2 केस यहाँ पे फेवरेबल है, मतलब बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है क्या ना, इसे 2/6, और यहाँ से बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। ये समझ में आता है? आता है। अब उसने जो बोला मुझे कि जो बॉल ड्रॉ करनी है, मुझे जो बॉल निकालनी है, मुझे 2 बॉल निकालनी है। पहले वाली कैसे निकालनी है? पहले वाली रेड निकालनी है, दूसरे वाली ब्लैक निकालनी है। तो एक बात बताइए, अगर मैं बैग 1 की बात करूं तो बैग 1 में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी? कैन यू टेल मी कि क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी? बोलिए, कैन यू टेल मी? इट विल बी 4/10, और ब्लैक निकालने की कितनी? 6 बाय हाउ मच? नीचे कितना आना चाहिए? सॉरी रेड है ना, रेड की बात करिए पहले, तो इट विल बी 6/4। अब ब्लैक कितने हैं? 4, तो 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप देखो क्वेश्चन ना उसका है विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो यहाँ पे बेटा 9 आएगा। ठीक है, अब रेड और ब्लैक बोला है तो इट कैन बी ब्लैक एंड रेड ना, कुछ उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि फर्स्ट ही वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड ब्लैक बोला, वन एंड अनदर, उसने फर्स्ट और सेकंड नहीं बोला। तो इट कैन बी द केस ऑफ व्हाट, उल्टा भी हो सकता है ना कि 6 बाई आपके पास क्या कहते हैं, कैसे ब्लैक पहले 4/10 हो जाए और फिर से कितना हो जाए आपके पास, सॉरी इंटू 6 बाई आपके पास 9 हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इट विल बी हाउ मच? ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना? 90 इतना समझ में आता है? ठीक है, चलिए दूसरे की बात करते हैं। इधर से, इधर वाले से भी ब्लैक और रेड भी हो सकता है, और रेड भी, और रेड और ब्लैक भी हो सकता है। तो कितना आएगा यहाँ से आ सकता है 7/10 इंटू 3/9, प्लस इट कैन बी 3/10 इंटू 7/9, ये भी हो सकता है। सो अगेन विल हैव द केस ऑफ ट्वाइस ऑफ 21 डिवाइड बाई 90। ये समझ में आता है? अब निकाल लें अपना कितना टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? निकाल लो इसको जरा। पहले तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 24 डिवाइड बाई 90, और साथ में बैक की भी आएगी 2/6, प्लस अब इधर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 90, और बैक की आ जाएगी कितनी? 4/6। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी ट्वाइस ऑफ हाउ मच? इट विल बी 40, थोड़ा सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, चलो। इट विल बी 48 डिवाइड बाई 48, प्लस इधर भी 4 and 8 डिवाइड बाई हाउ मच? इट विल बी 540। क्लियर? और ये कितना दे देगा आपको? 2 इंटू, इट विल बी 2 132 एंड डिवाइड बाई 540। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना एंड गेट योर आंसर। दिस विल बी योर आंसर। बड़ी चीज नहीं है ये, और सिंप्लीफाई करके देखना, आपके पास इसका आंसर आएगा 22 डिवाइड बाई 45। ठीक है, इफ योर कैलकुलेशंस आर इनफ एक्यूरेटिव। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। फटाफट से फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। देखिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और बार बार पेपर में आता है, एंड यू नो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस।
ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस हाँ ये बता देती हूँ कि अगर आपको जैसे ये आपको कार्टेशियन दिया हुआ है तो यू कैन चेंज इनटू योर वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए चेंज करना आता है, कैसे करते हैं, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। चलिए कितना हो जाएगा पॉइंट्स, 5i प्लस 7j माइनस 9k प्लस लैम्डा टाइम्स हाउ मच, सॉरी i माइनस 2j प्लस k, और दूसरे वाला वेक्टर, दूसरा लाइन क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर r, दूसरा लाइन हो जाएगा हमारा कितना, माइनस i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 7i प्लस 8k, सॉरी माइनस 8j प्लस k। अब देखिए ये अगर देखें तो पैरेलल तो नहीं है, नॉर्मल है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए और मुझे भी जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितना आंसर आया है। पता तो चलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बात समझ में आती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, सेक्शन डी की तरफ। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बीच में सारे वो वेक्टर वाले क्वेश्चन से थोड़ा बोर हो गए ना, बाकी क्वेश्चन तो इजी हैं, हमने बहुत बार कर भी लिए हैं। उस तरह के क्वेश्चंस बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। चलिए एक्चुअली वो क्वेश्चन ना आना नहीं था, उस क्वेश्चन के प्लेस पे ना वो आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन उसने नहीं दिया तो हो सकता है ग्राफ क्वेश्चन वो केस स्टडी वगैरह में कहीं दे दे, ठीक है। अभी तक ग्राफ नहीं आया ना, हाँ। चलिए ठंड हो रही है, मुझे भी सर्दी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इज नीदर 1 1 नोर ऑन 2। शो दैट बोला है, इसका मतलब आपने प्रूफ करना है कि ना तो वो 1 1 है ना वो ऑन 2 है रियल नंबर्स पे। पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 कैसे चेक करते हैं कि आपके पास f1 x1 अगर f of x2 है बराबर दोनों, सो वी नीड टू प्रूव दैट x1 विल बी इक्वल्स टू x2। व्हाट इज f of x1 हियर, इट विल बी x1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस 1, यही होता है। और फिर व्हाट वी नीड टू डू, अब ऐसे कैंसिल मत कर देना प्लीज, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, दिस इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर x2 प्लस x2, ठीक है। नाउ इफ वी दिस सिंप्लीफाइड फर्दर, वी कैन राइट लाइक दिस इक्वल्स टू 0, and if you see you will take x1 x2 common from here, you will have x2 minus x1 and minus of x2 minus x1 whole into 0, and as you say x2 minus x1 is what, ये तो 0 दे देगा। what about x1 x2 minus 1, ये 0 देगा हमको, ये दे देगा x1 x2 minus 1 होगा अभी। सो अगर यहां से देखें, यहां से तो x1 equals to x2 आ रहा है, बट यहां से क्या आ रहा है, x1 equals to 1 by x2 आ रहा है। तो ये दो कंडीशन मेरे पास आ रही हैं। सो यहां से तो हो सकता है, बट यहां से ये हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, ठीक है। ये 1 1 नहीं हो सकता। कैसे कि अगर मैंने सपोज x1 को क्या ले लिया, सपोज मैंने x1 को क्या लिया 3 ले लिया, तो x2 कितना हो जाएगा 1 by 3 हो जाएगा। और कंडीशन के हिसाब से ये दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन क्या 3 इक्वल्स टू 1 by 3 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 बेटा जी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू में हम x को अपने f of x को हम क्या ले लेते हैं, y के इक्वल ले लेते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y range there exists x belongs to the domain such that f of x equals to f of y। तो इसको फंक्शन को हम क्या ले लेते हैं, हम फंक्शन को ले लेते हैं अपने किसके, y के इक्वल, और फंक्शन को हम फिर y में निकाल लेंगे। अभी तो फंक्शन x में था, अब हम फंक्शन को y में निकाल लेंगे। कैसे, इट विल बी x स्क्वायर y प्लस y माइनस x इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें हम बनाएंगे x स्क्वायर y माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 0। हमने एक क्वाड्रेटिक बनाया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो x का वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ऑफ हाउ मच, 4 ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 y, ये आएगा आपके पास। और अगर आप यहां से देखें, ये जो टर्म है that is equals to 1 minus 4y square is lesser than 0. This is lesser than 0. This cannot belongs to, this will not belongs to real numbers. ठीक है। और अगर ये, क्योंकि हमारा जो डोमेन और रेंज है वो रियल से रियल पे डिफाइन है ना, और आपने यहाँ पे देखा कि जो ये वैल्यू है ये 1 ये है, ये कभी लेसर देन, ये हमेशा लेसर देन 0 रहेगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कुछ भी करके देखिए, इट विल ऑलवेज बी लेसर देन 0, ठीक है।
तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, फिर से ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि डोमेन और रेंज में लाई नहीं कर रहे, तो कैसे ऑन टू हो जाएगा। और वही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं होगा, आप कुछ भी वैल्यू उठाइए, कुछ भी रख के देखिए यहाँ पे, और अगर आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 0 तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा जी, चलिए। और अब सपोज आपने बोलो कि मैडम हम नेगेटिव वैल्यू उठा लेते हैं, सपोज आपने बोला कि मैम नेगेटिव उठा लेते हैं, या यहाँ पे कुछ देखो, पहली बात नेगेटिव उठाने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन नीचे वाला तो फिर भी उसको नेगेटिव ही बनाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस ही रहना, उस नेगेटिव को उठाने का भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि y ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो आप नेगेटिव उठाते तो पॉजिटिव ही बनेगा, लेकिन बीच में 1 माइनस है, तो 1 माइनस 4 इंटू समथिंग, यू विल नेवर हैव दैट लेसर देन व्हाट 1, तो कभी नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह का, अगर नीचे एक्स वाई जेड है तो क्या कर लेना है आपने, 1/x को u ले लेना है, 1/y को आपने v ले लेना है। मत लो, चलो छोड़ो, मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आपको जो नॉर्मली ax इक्वल टू b निकालते वही निकालो, डोंट लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। ax इक्वल टू b करते हैं, a कैसे निकालते हैं, अपना कोएफिशिएंट होते हैं सबसे पहले 2 -3 और 3, और इसका 1 1 और 1, और इसका हो जाएगा 3 -1 और 2। ठीक है, दिस विल बी 2। और इधर x के वैल्यू इस बार x y z नहीं होगा, इस बार 1/x 1/y और 1/z होगा क्योंकि ये तीनों डिनोमिनेटर में डिफाइन हो रहे हैं इस बार। और इधर इट विल बी 10 एंड 13। उसके बाद बेटा जी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं अपना डिटर्मिनेंट क्या कर चेक करते हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट मुझे बताओ तो कितना आएगा, इट विल बी 2 ऑफ 2 + 1 प्लस 3 ऑफ, क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस विल बी प्लस, इट विल बी 2 - 3 plus 3 of -1 - 3, and if you simplify this will give me 6 - 3 - 12। यहां से आंसर आएगा आपके पास +3 - 12 that will be -9 which is not equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज योर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर ये एग्जिस्ट किया तो जरा निकाल लेते हैं, देखो पहले इसको वैल्यू लिख लेते हैं। 3 A आपके पास है 2 - 3 3 1 1 1 3 -1 2। हमें अब इसका क्या निकालना है बेटा जी, अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप बता देना, देख लीजिए मेरा ठीक है कि नहीं ठीक है। हमारा जो आया था दैट इज 3, ये वाला भी आएगा 3, दिस विल बी -6, ये करके आ जाएगा आपके पास 1, दिस विल बी -5, ये वाला करेंगे तो 1 आ जाएगा, लास्ट विल बी -4 -7 एंड 5। चेक कर लीजिए जरा। सो इनवर्स कितना आ जाएगा, इनवर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। इनवर्स डिटरमिनेंट वाज -9, सो -1/9 ऑफ 3 1 -4 3 -5 -7 एंड दिस इज -6 1 5। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं x की। x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कर लीजिए जरा। x was 1/x 1/y 1/z एंड दैट विल गिव यू व्हाट। अब यहाँ पे आपका पार्ट है सिंप्लीफाई करने का, -1/9 3 1 -4 3 -5। प्लीज डोंट सी माई आंसर, यहाँ से आप अपने आप कैलकुलेट, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और कैलकुलेशन अपने आप पिताजी करिए। आप जब तक नहीं करेंगे ना, देखो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस -1/9 ऑफ, आप चेक करिए आपके पास आएगा 30 60 माइनस दिस, ये आपके पास आ जाएगा 18 एंड you'll have 10 -50 + 13, आपके पास आएगा माइनस का 27 एंड you will have -40 -70 एंड 65, so -45। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा इधर से आंसर 2 3 एंड 5। अब x का वैल्यू प्लीज डोंट राइट 2, x नहीं है 1/x है, तो 1/x है, यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना, इट विल बी 2 ओनली। 1/x का 2 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 1/2। ठीक है। सिमिलरली y विल बी 1/3 एंड z विल बी 1/5। प्लीज कीप इन माइंड, डोंट राइट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू व्हाट 1/x इक्वल टू 2, कुछ ऐसा मतलब ठीक से लिखना, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया। ठीक है। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो 5 नंबर में आपके पास आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
34 की तरफ आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है वेक्टर लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स है, ये है 7y माइनस 14, ये z माइनस 3 और ये 7 ऑफ 7 दिस और ये y माइनस 5 और ये। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा जी, जरा स्टैंडर्ड में बना लो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3, क्योंकि माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस को नीचे ले आना। इधर से लिख सकते हैं y माइनस, देखो 7 कॉमन लोगे यहां से तो आएगा y माइनस 2, ठीक है। अब उस 7 को भी नीचे लेके आना है, तो नीचे लेके आओगे तो p बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये वाला ठीक है, ये वाला उसको ऐसे रखते हैं। इधर वाले की जब बात करेंगे दूसरे वाले की, तो ये देगा फिर से यहां से 7 कॉमन लोगे और x माइनस 7 लोगे कॉमन, रादर x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 जब लिया तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 3p डिवाइड बाई 7, ठीक है जी। और यहां से बनेगा ये वाला तो ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5। अब वो बोल रहा है कि दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर है, और बड़ी अच्छी बात है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आएगा, लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियोज, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाता है बेटा जी, 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू माइनस, कौन से होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, जो उनके डिनोमिनेटर में होते हैं, ये होते हैं नीचे वाले, ठीक है। -3p/7। और अगर आप देखो ना, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली आ जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि पेपर में डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा टफ ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट विल गिव मी 9p/7 प्लस p/2 इज इक्वल टू 10, और यहां से कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट 10p/7 ओके, दिस वाज 7 10। देखो मतलब क्वेश्चन ना अभी पढ़ के ना याद हो गए हैं कि अभी यही आंसर आना चाहिए, इसका आंसर 7 आता है। तो वही ना, वही चीजें दिमाग में है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो पढ़ के ना चीजों को बिल्कुल याद हो गई मुझे कि कहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए। तो p इक्वल्स टू 7 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतने पे नहीं रुका है भाई साहब, वो बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दिया है वहां से और पैरेलल है लाइन 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन अगर पास करती है यहां से, तो क्या इक्वेशन बनते हैं कार्टेशियन, x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू z प्लस हो जाएगा। अब ये तो हो गए पॉइंट। अब बात करते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज की। उसने बोला है जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो गिवन लाइन के पैरेलल है, जो हमारा फर्स्ट वाला है ना उसी लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, दोनों के राय हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो रख दीजिए जरा। अब देखें यहाँ पे, देखो यहां से मत रखना, यहां से तो हमने उल्टे सीधे कर रखे, यहां से रखना, यहां वाली से रखना डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे हमने सीधे करके लिखे हुए हैं। तो पहले वाले के नीचे क्या आएगा, -3 आएगा, बाद में वाले चेंज कर देना तुमको करना है तो। और यहाँ पे क्या आएगा p/7। अब p/7 मत लिखना बेटा जी, 7/7 है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं है। उसने 1 मार्क में, अगर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 5 नंबर का आ रहा है ना, तो वो आपको ये वाला 4 में पूछ लेगा या 3 में पूछ लेगा, और ये वाले को 2 में पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और 35 होते ही हमारा सेक्शन डी खत्म हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद जस्ट द केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। हमारा ना वेक्टर वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। चलिए हमारा फंक्शन हो गया y ले लेते हैं हमारा ax प्लस by। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले निकालते हैं डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा जी, डेरिवेटिव जाएगा, डेरिवेटिव कितना ax प्लस, अब कर नहीं सकते इसको, क्यों, क्योंकि ax y इक्वल टू कितना दे रखा है, c² दे रखा है, तो y की वैल्यू जरा रख लो यहाँ पे कितना, c²/x। तो फंक्शन को जरा ऐसे चेंज कर लो, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए फंक्शन, बात समझ में आती है ना। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, b है ना साथ में, ये रहा। सो दिस विल गिव मी व्हाट, a और ये कौन माइनस b, c² तो कांस्टेंट है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ 1/x²। मतलब ये है आपके पास a माइनस ऑफ bx² डिवाइड बाई x, ये x² डेरिवेटिव है इसका। दूसरा काम होता है
इसके डेरिवेटिव को पुट करना इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से क्या वैल्यू देगा, ये देगा a इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो x हो जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई a ओवर रूट, और ये आपको देगा रूट में b बाई a, और बाहर आ जाएगा आपके पास c प्लस माइनस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बोल रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या देगा, ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, और ये दे देगा आपको कितना, ये वाला कितना दे देगा, ये बना देगा प्लस बी सी स्क्वायर, और ये जाएगा नीचे 2x क्यूब बन जाएगा इस बार, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ 1 बाई 2 एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर आप देखो हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमम है। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, एक आई थी x इक्वल टू रूट ओवर b बाई ए सी। तो अगर हमने प्लस वाली वैल्यू रखी तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, ये फंक्शन बनेगा प्लस वाला। तो फंक्शन प्लस वाला हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, मिनिमम हो गया प्लस वाली वैल्यू में। लेकिन अगर मैं इस पे रखती हूँ x इक्वल टू माइनस रूट बी बाई ए, क्योंकि बेटा क्यूब है, आप माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन माइनस में देगा, माइनस वैल्यू देगा मतलब लेसर देन 0, लेसर देन 0 का मतलब यहाँ पे आएगा मैक्सिमम का केस। ठीक है, और हमें कौन सा कंसीडर करना है बेटा जी, हमें मिनिमम की मैक्सिमम हमें प्रूव करना था, मिनिमम वाला, तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, हमें उसकी निकाले मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है उसमें वैल्यू डाल देते हैं जरा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से ए क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया है, एक्स का वैल्यू कितना आया, रूट ओवर बी डिवाइड बाई ए इंटू सी प्लस, अब है बी और बी, और वाई के वैल्यू क्या था, वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे रख दीजिए जरा सी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एक्स फिर से नीचे आएगा, तो अब कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा रूट बी इंटू सी इंटू ए, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा सॉरी ऊपर भी रूट आएगा ना, ये रूट इधर भी था, इधर भी है और इधर भी है, ये कट जाएगा यहां से। तो आप इसको अगर देखेंगे आपके पास आएगा रूट ए रूट बी इंटू सी प्लस, यहां से आएगा रूट बी इंटू सी इंटू रूट ए, देखो, और ये आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ रूट ए रूट बी, साथ में है ना, अंदर ले लेते हैं, इंटू सी, ये वाला आपके पास आएगी इसकी मिनिमम। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो 5 नंबर में कितना इजी उसने क्वेश्चन दिया है, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से केस स्टडी की। बोर लग रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, 10-15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट सारे। ठीक है, एंड यू विल हैव टाइम फॉर टुमारो ऑल्सो, कल छुट्टी हो गई तो फटाफट से कल इसको बैठ के कर लीजिएगा। तो हमारे 3 पेपर फटाफट से एक वीक के अंदर, आई थिंक 1 वीक हो गया ना, 1 वीक से हमने स्टार्ट किया, तो 1 वीक में फटाफट से हमारे 3 पेपर हमने कर लिए। चलिए एटलीस्ट ट्राई करें कि 15 पेपर तो हम कर पाए। आई विल ट्राई कि उससे ज्यादा कर लें, एंड द लास्ट में आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ पूरे बुक के दे दूं, कि कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लें जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पेपर्स में आए हुए हैं, जो कि बार बार जो क्वेश्चन ऐसे है कि कुछ रिपीट हो रहे हैं बार बार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। केस स्टडी क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। उसने बोला है कि ए और बी एम क्रॉस, आपके पास मैट्रिक्स दिया एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स ऑब्टेन करता है इंटरचेंज रो का, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। फिर उसने बोला कि सिमेट्रिक कब होता है, जब ट्रांसपोज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स होता है। और फिर स्क्यू सिमेट्रिक क्या मतलब ये होता है। उसने बोला बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर करना है अपने फॉलोइंग क्वेश्चंस का। अरे बाप रे, इससे इजी क्या आएगा, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ दिस। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, 1 - 2 - 5। ये लो, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर फ्री में, फ्री सेल लगी है। ट्रांसपोज ऑफ एबीसी, ट्रांसपोज ऑफ एबीसी क्या होता है बेटा जी, ये दिया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पीछे से खोलना शुरू करो, बी डैश ए डैश एंड सी डैश बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, देखो ये भी फ्री। ठीक है, एक पे एक फ्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 3 5 एंड 3, और इसका ट्रांसपोज लेना है, माइनस कर देना किसमें से, ए में से, 0 1 2 -1। इसका आप ट्रांसपोज जब लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 3 5 3, और इसको माइनस कर देना किसमें से, 0 2 1 -1 में से। तो कितना आंसर आया आपके पास, 1
4 1 एंड 4, ये लो, ये आएगा ना, सही लिख दिया ना मैंने। चलिए ठीक है, और ये आपके पास आ गया कितने का, 2 नंबर। अब भाई बच्चे की जान लोगे क्या, 2 नंबर में इससे इजी क्या लोगे। और चलो क्वेश्चन नंबर 37 में पढ़ते हैं। देखो मैंने कहा था एलपीपी का क्वेश्चन अगर वहां नहीं दिया तो शायद केस स्टडी में आ जाए। चलो आ गया, फिजिबल सोल्यूशन दिया एलपीपी का, ग्राफ दे रखा है ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है, उसने ग्राफ बनाया हुआ अच्छा खासा। अब उसने कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ n-1 स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। ओहो, उसने बोला है कि n-1 का होल स्क्वायर आपको वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे n आपका है नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। अब फिजिबल रीजन देख लो कौन कौन से, जरा ये दे रखा है जो शेड हो रहा है, तो कौन कौन से आपके पास n कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, डोंट फॉरगेट टू टेक योर ओरिजिन, बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं ओरिजिन को लेना, करोगे ओरिजिन को मिस तो आंसर हमेशा गलत आएगा इसका। 1, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए फिजिबल, ये आपके क्या, सॉरी फिजिबल नहीं, ये आ गया आपके कॉर्नर पॉइंट्स। कितने आ गए, 6 कॉर्नर पॉइंट्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 6 रख दो। 6 अगर रखा तो कितना आएगा, 5 आएगा, 6 - 1 स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का 25। वेरी क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, फ्री फ्री फ्री। देखो क्वेश्चन तो फ्री में बिकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमें निकालना है z ऑफ, सॉरी थोड़ा सा 6,1/2, 6,1/2 पे, तो z निकालना है कितने पे, 6,1/2 पे, और प्लस करना है z को किससे, 0,2 पे। दिए तो रखा है ऑब्जेक्टिव, रख दो यहाँ पे वैल्यू, 15 × 6 - 4 × 1/2 प्लस 15, सॉरी इस बार 15 के साथ इस बार 0 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस सॉरी -4 के साथ 2 करना है, तो कितना आएगा, ये कितना हो गया 90, माइनस दिस विल बी 2, और ये तो 0 हो जाएगा भाई साहब, और ये आ जाएगा 8 यहाँ से, तो 90 - 10 आंसर आ गया 80। देखो मैं बोलती ना फ्री में बिकते हैं, फ्री 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 फ्री, ले लो कितना फ्री लेना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी कहाँ पे भाई, ये वाला डी, डी ये वाला है, इसका मतलब आपने क्या करना है, देखो दे तो नहीं रखा ना, तो क्या करना है आपने बेटा जी डी निकालने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत कर लो। 2x - y की लाइन के है, और एक क्या है 3x + 2y = 12, उसके ऊपर लिखी हुई है, देखो डी के ऊपर लिखा हुआ है कौन कौन सी लाइन है, तो इन दोनों को सॉल्व करके जरा x और y की वैल्यू बता दो। ठीक है, और प्लीज मुझे भी बता दो कमेंट सेक्शन में। और ये थोड़ा लाइक करना भूल जाते हो तुम लोग, लाइक भी नहीं करते हो, दोस्तों को शेयर भी नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो। क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो 12th में पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट है, मैक्सिमम ऑफ z पूछ रहा है। अब वो भी मैं बताऊं मैक्सिमम ऑफ z, क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगी मैं, खुद निकालोगे। z बताना है आपको मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगी, मैंने बता दिया ना 6 सॉल्यूशन है यहाँ पे 6। एक तो कौन कौन सा है, ओरिजिन है 0,0, और कौन सा है, एक है 5,0 है, और कौन सा है, एक है 6,1/2 है, और एक कौन सा है, और है आपके पास 4,1 है, और एक कौन सा है, और एक है 0,2 है, 5 हो गए। और एक कौन सा है, डी है, डी कहां से आएगा, ऊपर वाले से आएगा, जो कि तुम ही निकालोगे। ठीक है, चलो मजा आएगा, ये तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये निकालेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं पार्ट के क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट 3 के आंसर क्या क्या आ रहे हैं बता देना जरा कमेंट सेक्शन में। डी के कोऑर्डिनेट्स और मैक्सिमम किस पे आ रही है, जेड की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी हैप्पी यू ऑल्सो, मी ऑल्सो, मुझे भी सो जाऊंगे फटाफट से काम करके। चलिए कंसीडर एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें पता ही नहीं था। चलिए आई एफ बोल रखा है उसने, क्या होता है सोल्यूशन बता दिया, ये सब दे दिया उसने, एक इक्वेशन दे दी अच्छी सी। अब वो मुझे बोल रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको सोल्यूशन बताना है गिवन इक्वेशन का। चलिए जी बता देते हैं। हाँ, इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा पहले क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये लीजिए, बच्चे की जान ले रखी है इन लोगों ने, कितना काम करवाते हैं। तुम लोग भी मेरे से कितना काम करवाते हो, ये नहीं कि अपने आप पढ़ाई कर लें। चलिए अब यहाँ पे p हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा y/1 + sin x, सॉरी y नहीं cos x। अब मुझे भी नींद के शुरू आना शुरू हो गया। ठीक है ना, इंटीग्रल क्या होता है उसने बोल रखा है, देखो सब कुछ दे रखा है उसने, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो e⁻∫ cos x/1 + sin x,
ठीक है, अब देखो बड़ी अच्छी सी चीज है ये, अगर इस पूरे को 1 प्लस साइन एक्स को डिपुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, dx आ जाएगा, इधर बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ log t, सॉरी dt अपॉन t, सीधा लिख देती मैं, सीधा लिख दे रही थी, तो इट बन जाएगा e टू द पावर log t। ठीक है, और e टू द पावर log t का मतलब क्या होता है, e टू द पावर log तो क्या हो जाएगा बेटा जी 1 हो जाएगा, और t का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब बेटा जो इंटीग्रल फैक्टर ना उसमें प्लस सी नहीं लगाते, ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। चलिए अब उसने बोला कि इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, कितना दे रखा है आपको पास, क्यू कितना है माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। क्यू है वो होता है जो राइट हैंड साइड में होता है इक्वालिटी के, इंटू कितना आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही आया था, और dx साथ में, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा x dx बचा। x dx का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये लो जी, ये आपका हो गया पहले वाले का सोल्यूशन। जब दो पार्ट दिए होते हैं ना तो एक का होता है, इसके हो गए आपके 2 नंबर। ठीक है, और अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, इसी चीज की वैल्यू π/2 पे, मतलब बोल रहा है y0 1 है, y0 1 है, मतलब यहां से हमें 0 वो निकाल देना है, c का वैल्यू निकालना है। y0 1 है मतलब ये y का वैल्यू 1 है, किस पे, x पे, तो 1 प्लस साइन 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस c, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आया 1। और उससे पूछा किस पे आपका वैल्यू, उसने आपसे पूछा है वैल्यू कितने पे, y ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। पहली बात तो ये, इसको देख लेते हैं, मतलब क्या बना हमारे पास, आपके पास बना y ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ठीक है, लेकिन उसने वैल्यू पूछा है हमारा कितने पे, x, ये x है, अंदर वाला x होता है, x π/2 पे। ठीक है, x π/2 पे वैल्यू कितना देगा, निकाल लो जरा। यही आएगा, y का वैल्यू तो यही आएगा, इसको हमें किस पे निकालना है, x इक्वल टू π/2 पे। तो जहां जहां x है वहां रखते जाइए, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 ये आ जाएगा आपके पास 1/2 ऑफ माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इतना ही। ठीक है, सो नो नीड टू टेक टेंशन फॉर दिस। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड ये तो आप करते नहीं हो, बोलने का फायदा क्या, लाइक कर दीजिए, क्लिक आपका जो आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड दिस वाज आवर मॉक टेस्ट नंबर 3। बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चन थे, बस एक क्वेश्चन था जिसने हमारा थोड़ा सा दिमाग खा लिया इसमें। सो नेक्स्ट टाइम में हम मिलेंगे नंबर 4, पेपर नंबर 4 की तरफ। टिल देन यू कीप स्टडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी क्वेश्चन के आंसर्स बोले गए प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। And till then, good night, and we'll meet in the next video with the paper number 4. Till then, you keep practicing and bye.